हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मेरा नाम है दिनेश कुमार और आज मैं कक्षा 11 के रसायन विज्ञान से तीसरा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता शुरू करने जा रहा हूं। आज लेक्चर नंबर 1 होगा और आज की टॉपिक होगी वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण शब्द का अर्थ है सुव्यवस्थित ढंग से बांटना, एक व्यवस्था के क्रम में विभाजित करना। जिसका वर्गीकरण करना हो उसको व्यवस्थित ढंग से बांट देना। तो वर्गीकरण का अर्थ आप जान गए। हम यहाँ बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण की। तो आपको जैसे पहले से पता है कि साइंस में या फिर केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे तत्व हैं। अभी तक लगभग 120 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है और इतने सारे तत्वों के गुणों के बारे में जानना और उनका अलग अलग अध्ययन करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसके लिए समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ समूहों में रखा गया है और उस समूह का अध्ययन करके उन सभी तत्वों के गुणों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो वर्गीकरण को तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी वर्गीकरण का इतिहास पढ़ना है कि वर्गीकरण के किस तरह से प्रयास किए गए, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, कब उन्होंने वर्गीकरण का प्रयास किया, किस देश के वैज्ञानिक थे और कौन से वैज्ञानिक द्वारा सफलतापूर्वक वर्गीकरण किया गया। तो ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। और वर्गीकरण के इतिहास में हम लोग देखेंगे कि डोबे-राइनर के त्रिक समूह, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी। इसके बाद जो सफल वैज्ञानिक आए हैं वो रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडेलीव हैं। तो ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बच्चों, आप वर्गीकरण के इतिहास को देखें। 18वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे नए तत्वों की खोज हुई, इनकी संख्या बढ़ती गई। इतने तत्वों व उनके यौगिकों का अलग अलग अध्ययन करना कठिन हो गया और वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास शुरू कर दिए। इनमें डोबे-राइनर के त्रिक समूह व न्यूलैंड का अष्टक नियम प्रमुख है। और अब हम बता दें आपको डोबे-राइनर का त्रिक समूह क्या है और न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो बच्चों, पहले आप ये जानिए कि कोई भी वर्गीकरण करने से पहले बेस ढूंढना पड़ता है कि किस बेस पे वर्गीकरण किया जाएगा, किस आधार पे वर्गीकरण किया जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने प्रयास शुरू किए और ये सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम लोग डोबे-राइनर का त्रिक समूह देखते हैं। तो बच्चों, हम आ गए हैं डोबे-राइनर के त्रिक समूह पर और आप इसे देखें क्या है। जर्मन रसायन शास्त्री जॉन डोबे-राइनर ने सन 1829 में तत्वों को उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर 3-3 के समूहों में बांटा, जिसे डोबे-राइनर के त्रिक कहते हैं। डोबे-राइनर पढ़ सकते हैं, डोबे-रिनर पढ़ सकते हैं, डीबे-राइनर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। जैसे देखें त्रिक क्या क्या बनाए उन्होंने, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 तत्व हैं और इन तीनों के भौतिक और रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं और तीनों के परमाणु भार दिए हैं। लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का परमाणु भार 23, पोटेशियम का परमाणु भार 39। डोबे-राइनर के त्रिक में बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत मान के लगभग बराबर था। तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार सोडियम का 23 है। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों का योग करके औसत निकालने पे जो आएगा वह 23 आएगा। इसी तरह सभी तत्व जो त्रिक बनाए उन्होंने, उसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के योग के औसत के बराबर था। जैसे एक औसत हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपके लिए। लिथियम और पोटेशियम का योग करेंगे, लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम का परमाणु भार 39, दोनों का योग करने पे 46 आएगा। और इसका औसत हम करेंगे, चूँकि 2 तत्व हैं तो 2 से भाग करेंगे, 23। तो 23
परमाणु भार सोडियम का है, अर्थात इन दोनों के परमाणु भारों का औसत सोडियम का परमाणु भार है। इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, इनके गुणों में समानता पाई डोबेराइनर ने, और यहाँ भी स्ट्रांसियम का परमाणु भार 88 है, जो कैल्शियम और बेरियम के परमाणु भारों के औसत मान के बराबर है। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के गुणों में भी उन्होंने समानता पाई। बच्चों, अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब प्रथम समूह के तत्व हैं और इनको दीर्घाकार आवर्त सारणी में प्रथम समूह में रखा गया है। इनके गुणों में समानता पाई जाती है। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम द्वितीय समूह के तत्व हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17वें समूह के तत्व हैं। तो यहाँ भी डोबेराइनर ने वर्गीकरण से पहले एक बेस माना, और बेस क्या था उनका? भौतिक व रासायनिक गुण, ये बेस था। आधार पे वर्गीकरण किया और यह पाया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत मान के बराबर था, और इसका गुण भी शेष दोनों तत्वों के मध्य का था। लेकिन इसमें कमी क्या थी? डोबेराइनर के त्रिक में कमी क्या थी? डोबेराइनर का त्रिक नियम कुछ तत्वों के लिए ही सही पाया गया, सभी ज्ञात तत्वों के त्रिक नहीं बनाए जा सके, अतः डोबेराइनर के त्रिक समूहों का विचार छोड़ दिया गया। अब आगे आते हम न्यूलैंड के अष्टक नियम पे। तो बच्चों, आप यहाँ न्यूलैंड के अष्टक नियम को देखें। अंग्रेज रसायनज्ञ न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स विकसित किया। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा तथा पाया कि संगीत के 7 सुरों की तरह किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। संगीत के जो 7 सुर होते हैं, सारे गामा, यहाँ बना दे रहा हूँ, देखें आप, सारे गामा पध नी, 1 2 3 4 5 6 7, ये संगीत के 7 सुर हैं। और 8वां फिर से शुरू से चालू हो जाता है, जैसे सारे गामा पध नी सा। 8वें नंबर पे फिर से सा, अगर यहाँ से शुरू करें तो फिर 8वें नंबर पर यही आएगा, जहाँ से भी शुरू करें 8वें नंबर पे यही आएगा। इसी तरह न्यूलैंड ने तत्वों को रखा और हर 8वें नंबर पे आने वाला नया तत्व सेम तो नहीं था, लेकिन समान गुणों वाला था। आगे इसको हम दिखा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक। तो बच्चों, आप यहाँ न्यूलैंड के अष्टक को देख सकते हैं। यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व ठीक उसके नीचे। तो यहाँ से किसी भी तत्व को देखें, जैसे प्रथम तत्व लिथियम को देखते हैं, यहाँ तत्व का प्रतीक और उसके ऊपर ब्लू इंक से लिखे हैं परमाणु भार तत्व का। यहाँ सोडियम Na और परमाणु भार 23। तो लिथियम के बाद आगे आने वाला 8वां तत्व सोडियम है, जिसके गुण लिथियम से मिलते हैं। इसी तरह बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के बाद इसके आगे आने वाला 8वां तत्व मैग्नीशियम होगा, जो इसके ठीक नीचे स्थित है, और इसके गुण बेरिलियम से मिलते हैं। इसी तरह बोरान के गुण एल्युमिनियम से मिलते हैं। इसके आगे आने वाला 8वां तत्व एल्युमिनियम है। देखें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बेरिलियम के नीचे एल्युमिनियम। लेकिन न्यूलैंड का अष्टक नियम सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया कि सभी तत्वों के लिए यह लागू नहीं हो पाया। कैल्शियम 40 के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया। अतः न्यूलैंड का अष्टक नियम भी वर्गीकरण में उतनी सफलता अर्जित नहीं कर सका कि सभी तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर सके। इसके बाद अगला नंबर आता है रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव का, और मेंडलीव का नाम बहुत ही मशहूर है। तो स्टूडेंट्स, ये रूस के वैज्ञानिक थे दिमित्री मेंडलीव, जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई, और मेंडलीव की आवर्त सारणी का नाम आप पहले से सुने होंगे। इनके साथ ही साथ जर्मन से भी एक वैज्ञानिक थे
लूथर मेयर, उन्होंने भी वर्गीकरण का प्रयास किया था और दोनों की टाइमिंग भी लगभग सेम थी। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी पहले प्रकाशित हुई, उसको लोग पहले देखे जाने, और मेंडलीव ने अधिक तत्वों को अपने आवर्त सारणी में रखा था, अधिक व्यवस्थित ढंग से रखा था, तो ज़्यादा मान्यता मेंडलीव को ही दी गई। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी पर, जो वर्गीकरण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आवर्त सारणी है। रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव ने सन 1869 में तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव ने पाया कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता मिलती है। मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण का एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम यहाँ लिखा हुआ है, देखें आप। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ परमाणु भार हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका एक विशेष कारण है। जब आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे हम लोग, तो आधुनिक आवर्त नियम में यहाँ पे केवल परमाणु क्रमांक रखा जाएगा, जैसे तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह आधुनिक आवर्त नियम हो जाएगा, जो मोजले द्वारा दिया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम पे बनी हुई है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार करने में मेंडलीव की आवर्त सारणी से बहुत अधिक सहयोग लिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी ही एक बेस बनी तत्वों के सफलतापूर्वक वर्गीकरण के लिए। तो मेंडलीव ने सफलतापूर्वक तत्वों का वर्गीकरण किया, और इनके वर्गीकरण की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां भी हैं। अगर विशेषताओं की बात करें तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली जगह छोड़े थे। जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, वहाँ उनको पहले से ही ऐसा लगा कि यहाँ पे वो तत्व आएंगे जिनकी खोज नहीं हुई है, और उनके ऊपर स्थित तत्वों के गुण देखकर उन्होंने यह जान लिया कि इनके गुण क्या होंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा हम बता दे रहे हैं यहाँ, गैलियम। गैलियम एक ऐसा तत्व था जिसकी खोज नहीं हुई थी। इसी तरह जर्मेनियम भी उस समय खोजा नहीं गया था, लेकिन गैलियम और जर्मेनियम के गुणों की भविष्यवाणी मेंडलीव ने पहले ही कर दी थी कि इनका परमाणु भार क्या होगा, इनका घनत्व या गलनांक क्या होगा। इनकी भविष्यवाणी मेंडलीव ने पहले ही कर दी थी। और गैलियम के लिए उन्होंने एका एल्यूमिनियम शब्द दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे ही गैलियम आता है, तो एका एल्यूमिनियम नाम दिया गैलियम के लिए, ठीक। और जर्मेनियम के लिए एका सिलिकॉन नाम दिया, क्योंकि सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है, ठीक है। तो मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम नाम गैलियम के लिए दिया, एका सिलिकॉन नाम जर्मेनियम के लिए दिया, एल्यूमिनियम के नीचे एक खाली जगह छोड़ा, सिलिकॉन के नीचे एक खाली जगह छोड़ा, और इनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी। तो बच्चों, मेंडलीव ने अपने वर्गीकरण में यह खास ख्याल रखा कि परमाणु भारों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया, बल्कि भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण ज़्यादा मिलने पर उन्होंने उनको एक साथ रखा, भले ही उनके परमाणु भार अव्यवस्थित हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पे आयोडीन का परमाणु भार टेल्यूरियम से कम होता है, फिर भी आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया। तो ये कुछ कमियां भी रहीं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग आधुनिक आवर्त नियम को पढ़ेंगे और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।